वेलकम बैक टू माय फेसबुक चैनल। माय नेम इज मोहम्मद जिसान और मैं यहाँ से बनाना चाहता हूँ अपनी एक पहचान। और मैं यहाँ पर बेसिक मैथ सिखाने वाला हूँ। ये 6th क्लास का मैथ्स है, लेकिन आपके बच्चे अगर 10th क्लास में हो तो वो भी इन क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे। पूछ के देख लेना आप सभी। जैसे यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? इसका जवाब यस और नो में देना है। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी होती क्या है, अगर इन बच्चों को मालूम होगा वो इसका जवाब दे पाएंगे। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स को कहते हैं। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? जिन बच्चों को मालूम होगा कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, वो इसका जवाब दे पाएंगे। जैसे प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 डैश इनफाइनाइट और अनंत तक होते हैं। क्या पूछा है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है? पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। तो होल नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं ये भी मालूम होना चाहिए। तो होल नंबर्स हमारे जो होते हैं, पहला होल नंबर्स हमारा 0 होता है। 1 2 3 और डैश ये भी इनफाइनाइट अनंत तक होते हैं। अनंत यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती है हमारी वो 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 जहां तक भी हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट अनंत तक। और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं जिनको होल नंबर्स कहते हैं वो हमारे 0 से स्टार्ट होती है। तो पहला होल नंबर्स हमारा पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 होती है। तो इसमें क्या है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो इसके जवाब में क्या आएगा? यस, क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट हो रही है और पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है। तो इसका आंसर होगा यस, सत्य है। अब दूसरा है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से स्टार्ट हो रही हैं, तो क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होंगी? नहीं, इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोल दिया है कि जो प्राकृतिक संख्याएं वो 1 से स्टार्ट हो रही है और पूर्ण संख्याओं में हमारा 0 भी है। तो पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कैसे हो सकती हैं? सभी नहीं हो सकती। तो इसका जवाब होगा नहीं, नो, फॉल्स। ट्रू फॉल्स लिख सकते हैं। तो सत्य है सत्य। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं? अब पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर्स। तो पूर्णांक हमारा जो होता है इंटीजर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं। तो 0 1 2 3 और डैश इनफाइनाइट, ये तो हो गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 क्या होगा? 0 होता है हमारा विद्युत उदासीन। और नेगेटिव क्या होता है? -1 -2 -3 और डैश ये भी इनफाइनाइट इधर तक होते हैं। तो जो पूर्णांक होते हैं इंटीजर्स वो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। लेकिन जो 0 होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता, तो वो विद्युत उदासीन होता है, यानी वो उसको ना पॉजिटिव कह सकते हैं और ना ही नेगेटिव कह सकते हैं। तो क्या पूछा है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं? जब प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से स्टार्ट हो रही हैं और पूर्णांक में हमारे प्लस माइनस सभी आ रहे हैं, तो क्या होगा? इसका जवाब यस होगा। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं? यस। इधर देखो बेटा, ध्यान इधर रखना है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं? क्या सभी पूर्ण संख्याएं? तो पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से स्टार्ट हो रही हैं और पूछा है पूर्णांक, और पूर्णांक में सब है प्लस माइनस सब कुछ संख्याएं हैं। 0 भी है, वह पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो ये भी होगा इसका जवाब यस। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं? यस, सत्य है। तो क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इस बार पूर्णांक दिया है, तो पूर्णांक इंटीजर्स हमारे क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। और प्राकृतिक संख्याओं में केवल 1 से स्टार्ट होती हैं। तो इसका जवाब होगा नहीं, नो, या फॉल्स लिख सकते हैं, ट्रू फॉल्स। क्या सभी अभाज्य संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो अभाज्य संख्याओं का भी मालूम होगा तभी इसका जवाब दे पाएंगे। बहुत से बच्चे 10th क्लास तक पहुंच जाते हैं लेकिन उनको स्क्वायर रूट तक निकालना नहीं आता। जैसे आप अपने बच्चों से पूछ के देख लेना कि √2 का वैल्यू निकाल के दिखाओ, नहीं निकाल पाएंगे। √3 का वैल्यू निकाल के दिखाओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ √3, वो भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि बेसिक मैथ्स जो है वो बहुत कमजोर होता है। और बेसिक मैथ्स उन्हीं बच्चों का अच्छा होता है जो पढ़ाई में रुचि रखते हैं।
ये सिखाया सब कुछ जाता है स्कूलों में, हर क्लास में सिखाया जाता है, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। एक बार देख लिया है, छुट्टी करना है इसका। सिर्फ 2% बच्चे ऐसे होते हैं जो बेसिक मैथ्स पर पकड़ कर पाते हैं, नहीं तो 10th क्लास तक तो ऐसे ही खींचते रहते हैं कि स्क्वायर वर्गमूल कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, सब कुछ भूलते जाते हैं। बस आगे बढ़ते जा रहे हैं, किताबों को रटना है। तो अब नेक्स्ट है, क्या सभी अभाज्य संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? सभी अभाज्य संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स हमारे होते क्या है? तो प्राइम नंबर्स हमारे, किसी भी बच्चे से पूछ के देख लेना कि पहला प्राइम नंबर्स क्या होता है, नहीं बता पाएगा। तो प्राइम नंबर्स हमारा होता है, पहला होता है 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, यानी अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे, वो होते हैं जिनका केवल एक गुणनखंड होता है, एक फैक्टर होता है, या तो वो संख्या 7 से या फिर एक नंबर से, 1 से भी विभाजित होती हैं, वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये जब 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा इसमें, क्योंकि 9 क्या है हमारा, 9 के फैक्टर हमारे क्या होंगे, 3 से भी विभाजित होगा, 1 से भी विभाजित होगा और 9 से भी विभाजित होगा, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो इसलिए क्या होगा, ये हमारा प्राइम नंबर्स नहीं होगा। प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जो संख्याएं केवल 1 से या 7 से ही डिवाइड होती हैं, वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। और ये इनको जहां तक लिख सकते हैं, जो ये 100 तक लगभग 25 होते हैं। अब क्या आएगा इसका जवाब में, क्या सभी अभाज्य संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो इसका जवाब रहेगा यस, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में ये सभी अभाज्य संख्याएं आती हैं, तो इसका जवाब रहेगा यस। अब नेक्स्ट है, क्या सभी अभाज्य संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? क्या सभी अभाज्य संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स हमारे जब 0 से स्टार्ट हो रही हैं, और अभाज्य संख्याएं बीच बीच में संख्याएं आती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, तो इसका जवाब भी क्या रहेगा, यस। क्या सभी अभाज्य संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? इसका जवाब भी यस रहेगा। हाँ, सभी अभाज्य संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, होल नंबर्स होते हैं। तो अब नेक्स्ट, क्या सभी अभाज्य संख्याएं पूर्णांक होती हैं? सभी अभाज्य संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो पूर्णांक हमारे जब पॉजिटिव, नेगेटिव, यानी कि जितने भी टोटल नंबर्स होते हैं वो हमारे पूर्णांक होते हैं, तो इसलिए भी इसका जवाब क्या रहेगा यहाँ पर, क्या सभी अभाज्य संख्याएं पूर्णांक होती हैं? यस। अब नेक्स्ट है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी मैंने बताया क्या होती है, 2 होती है। अब नेक्स्ट, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या होगी, 0। विषम संख्या क्या होती है, ये ऑड नंबर। विषम संख्या पता है क्या होती है? विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाती, जो 2 से विभाजित नहीं हो पाती, वो हमारे ऑड नंबर होते हैं। तो विषम संख्याएं हमारी होती हैं 1, 3, 5, 7, 9, इसमें 9 भी आता है, और 11, 13, इनफाइनाइट। और इसी तरह सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है ये लास्ट में जो मैंने लिखा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो भाज्य संख्या में तो बड़े बड़े चक्कर खा जाते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या किसी से भी पूछेंगे आप, ज्यादातर बच्चे 2 बताएंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती है, यानी ये कहेंगे कि 2 से जो विभाजित हो जाए वही हमारी भाज्य संख्या होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। भाज्य संख्या वो होती है हमारी जिनके फैक्टर्स हमारे 2 से ज्यादा होते हैं, यानी जो संख्या हमारी जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होंगे, जैसे पहली भाज्य संख्या हमारी होगी यहाँ पर 4, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 होती है। कंपोजिट नंबर कहते हैं इनको, कंपोजिट नंबर्स। तो 4 के बाद 6 के बाद 9 के बाद 8 भी आता है, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। तो भाज्य संख्याओं को हम 2 नंबर्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी इवन समभाज्य संख्या और विषम भाज्य संख्या।
तो जिन संख्याओं के फैक्टर्स हमारे 2 से ज्यादा होते हैं तो वो हमारी क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 4 के फैक्टर हमारे क्या होंगे, 2 × 2, 4 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। इसी तरह 8 के निकालेंगे तो 2 × 2 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है, 8 से भी विभाजित होगा, 1 से भी विभाजित होगा। इसलिए जिन संख्याओं के फैक्टर्स भी हमारे 2 से ज्यादा होंगे वही भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बाद जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ उसमें अच्छे अच्छे मार्क आ जाते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मुझको एक ब्लैक बोर्ड साफ करना पड़ेगा। तो भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 होती है, 4 से स्टार्ट होती है। ये सभी बच्चों को याद रखना है कि वो किसी भी क्लास में हो, 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो। तो ये बेसिक मैथ जो होता है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके यहीं पर ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 - 2, इनमें बता सकते हो कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है, -2। अब मैं लिखूं -5 2, इनमें कौन सा बड़ा है? 2 बड़ा है। वेरी गुड। और बड़े की तरफ कैसा निशान लगाते हैं? ऐसा। क्या कहते हैं इसको? 5 greater than। ग्रेटर देन है, ये लेस देन है। लेस देन क्यों है? जब आ जाए लेस देन यानी कि इसके लिए कहा गया है कि -5 कम है 2 से। लेस देन मतलब छोटा है, तो -5 कम है 2 से। और ये इसमें क्या, कौन सा लगेगा सिंबल? ग्रेटर देन, यानी कि 3 बड़ा है -2 से। अब अगर मैं लिखूं कि इन संख्याओं को जैसे 2 -3 4 -5 -7, चलो इनको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम बढ़ता क्रम। वेरी गुड, बढ़ता क्रम। तो बढ़ता क्रम को क्या कहते हैं इंग्लिश में? असेंडिंग ऑर्डर। तो इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर से लिखेंगे। तो सबसे छोटा नंबर बोल बता पाओगे इसमें क्या है? 7 छोटा है। -5 -3 2 4, जब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में दिया है तो हमारी जो माइनस में संख्या होती है वो छोटी होती है। तो माइनस में हमारी जितनी बड़ी संख्या होगी वो सबसे छोटी होगी। 5, तो -5 है जो यहाँ पर सबसे छोटा होगा। तो -5, उसके बाद फिर ये लगाएंगे, क्या है ये? लेस देन, यानी कि -5 छोटा है। किससे छोटा है? अब इससे बड़ी संख्या लिखेंगे -3। फिर ये -3 किससे छोटा है? 4 है। ये 2 भी तो है, 2। अब ये 2 किससे छोटा है? 4। और ये 4 किससे छोटा है? 7। तो ये लेस देन भी लगाना है। लेस देन यानी कि -5 छोटा है -3 से, -3 छोटा है 2 से, और 2 छोटा है 4 से, और 4 छोटा है 7 से। अब मैं लिखता हूं यहाँ पर दूसरे नंबर। जैसे मैं इस बार करनी ले लेता हूं या अपॉन में ले लेता हूं नंबर, तो उनको बहुत बता पाएंगे आप। ये तो किस संख्या है? प्लस माइनस में मालूम होना चाहिए कि माइनस की संख्या छोटी होती है। माइनस की जितनी बड़ी संख्या होगी वो हमारी सबसे छोटी होगी। तो -1 क्या होता है? हमारी सबसे बड़ी संख्या होती है। लेकिन अगर हम इससे भी बड़ी माइनस में कोई संख्या लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो बता पाओगे? तो माइनस में अगर कोई इससे बड़ी संख्या होगी वो होगी 0.1। 0.1 -1 से भी बड़ा होगा। और अगर हम इससे भी बड़ी संख्या लिखनी चाहे माइनस में तो कैसे लिखेंगे? इससे भी बड़ी फिर हम माइनस में संख्या लिखेंगे -0.01। तो ये क्या है? -1 छोटा है किससे? इससे। और ये छोटा है किससे? इससे। तो मालूम हुआ कि माइनस में जो संख्या हमारी सबसे छोटी होगी वो असल में बड़ी होती है माइनस में। माइनस में अगर बात करेंगे तो माइनस में सबसे बड़ी संख्या हमारी, जितने 0 लगाएंगे इसके सामने 1 रहेगा तो वो उतनी ही बड़ी होगी माइनस में।
और प्लस की संख्या तो बड़ी होती ही है, अगर प्लस में जाएंगे तो प्लस में 1 क्या होगा, माइनस वाली संख्या से बड़ा होगा। तो ये याद रखना है। और मैं लिखता हूं यहाँ पर जैसे 1/2 और 3/2, इसमें बता सकते हो कौन बड़ा है? 3/2 बड़ा है। क्यों? दोनों का बेस सेम है, हमारा हर सेम है। लेकिन अगर हमारा हर अलग अलग होगा, डिनोमिनेटर अलग अलग होगा, अब बता पाओगे कि इनमें कौन सा बड़ा है? इनमें 1/2 1/3, इसमें ऊपर दोनों में अंश क्या है? न्यूमरेटर हमारा सेम है और हर है जो डिनोमिनेटर वो अलग अलग है। तो इनमें कैसे बताएंगे कि ये कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? 1/3 क्या है, छोटा है बड़ा है? बड़ा नहीं है। तो ये तो तुक्का मार दो, ये बड़ा है ये छोटा है, तुक्का नहीं मारना है। कैसे करना है इसको करने का ट्रिक होता है, क्या होता है, जो ये नीचे बेस है इस ये हम दोनों में बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे? इसके बेस में क्या है? 3, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। इसके अपॉन में क्या है? 2, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये कितना हो जाएगा? 3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 3 की 2 में करेंगे 6। इसी तरह 2 की 1 में करेंगे 2 और 2 की 3 में करेंगे 6। अब बताओ कौन सा बड़ा है? अब देख रहा है, अब हर तो हमारा सेम हो चुका है, तो 3 बड़ा है 2 बड़ा है? 3 बड़ा है। तब देखो कौन सा बड़ा आया, पहले वाला बड़ा आया दूसरे वाला बड़ा आया? पहले वाला आया है बड़ा। ऐसे नहीं बोलना है, जब मालूम नहीं है चुप रहो। तो 3/6 2/6, तो क्या हो गया बड़ा? ये हो गया। तो अगर ये तो यहाँ पर 2 ही नंबर्स थे, भिन्न थे, फ्रैक्शन थे, लेकिन अगर ज्यादा नंबर्स दिए हो जैसे 2/3 3/2 और 5/4, इनको हमको क्या लिखना है? बढ़ते क्रम में लिखना है या अवरोही क्रम घटता क्रम लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। तो इनको कैसे लिखेंगे? घटता क्रम। तो इनमें से पहले हमको मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या कैसे निकालेंगे? इसमें कैसे करेंगे? इसका बेस है, जो आधार है, वो सब काम को बराबर करना पड़ेगा। नीचे की संख्या सब में बराबर करनी पड़ेगी, तभी हम बता पाएंगे कि ऊपर बड़ी संख्या आ रही है कि छोटी संख्या आ रही है। तो इनका एलसीएम लेते हैं। नीचे जो संख्या है हमारी 3 2 4, एलसीएम इनका क्या होगा? एलसीएम लेने का ट्रिक यह है कि नीचे हमको अपॉन में ऐसी संख्या लिखनी है जो इन तीनों के पहाड़े में आए। तो 2 की अगर हम 3 की गुणा करेंगे कितना आएगा? 6, और 6 दूनी 12 से फिर 4 से भी विभाजित होगा। तो 12 हमारा क्या हो गया? यहाँ पर एलसीएम हो गया। तो अब 12 को क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करके। तो डिवाइड जब करेंगे 3 से 12 को, तो कितना आएगा? 3 चौक 12, 4 आया, तो 4 के ऊपर 2 में मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं 2 × 4 और अपॉन में रहेगा हमारा 12। इसी तरह इसके अपॉन में करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, कितना आएगा? 6 के ऊपर 3 में मल्टीप्लाई होगी। तो 3 × 6 अपॉन 12, सबके अपॉन में 12 रहेगा। 12 क्या ले लिया हमने? एलसीएम ले लिया। अब इसी तरह 5 के साथ करेंगे, तो 4 से जब 12 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3 4 दिया 12। अब 3 के ऊपर 5 में गुणा होगी, 5 × 3 बटा 12। तो अब देखो गुणा करके 2 चौक 8 बटा 12 और 3 6 18 बटा 12, तो 5 दिया 15 बटा 12। अब देखो कौन सी संख्या बड़ी है? कौन सी आई बड़ी? बीच वाली आई है, और ये सबसे छोटी आई है। तो क्या होगा हमारा अगर हम इसको घटते क्रम में लिखना चाहें? अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम में सबसे पहले कौन सी संख्या लिखेंगे? जो सबसे छोटी। अवरोही क्रम घटता क्रम जब मैंने बोल दिया है, तो घटते क्रम में क्या करेंगे? पहले बड़ी संख्या लेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी बीच वाली है, ये बीच वाली संख्या है हमारी 3/2। 3/2 क्या होगा? बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? अब उससे छोटी क्या आई है? ये आई है लास्ट वाली क्या है हमारी? 5/4। 3/2 5/4। फिर ये किससे बड़ा होगा?
2/3 से। तो आया समझ में कैसे करना है बड़ा छोटा। अब इसके बाद देखो -5 और -7 में कितना अंतर है, अंतर बताना है मुझे। -5 और -7 में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है। तो इसमें अंतर कैसे निकालेंगे। बड़े बड़े बच्चे फेल हो जाते हैं इसको करने में, 10th क्लास तक के बच्चे फेल हो जाएंगे इसको करने में कि -5 और -7 में कितना अंतर है। निकाल पाओगे। तो इसमें हमको क्या करना है, अंतर जब भी हम निकालेंगे क्या करेंगे, पहले बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। तो हमको मालूम होना चाहिए इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, दोनों माइनस की है। तो माइनस में बड़ी संख्या हमारी कौन सी होगी, जो छोटी होगी वो बड़ी होगी। तो -5 में से हम क्या माइनस करेंगे, -7। तो माइनस करना है हमको, तो माइनस हमने लगा दिया। अब ये -7 है, इसको लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर -7। तो -5 माइनस और फिर -7 ब्रैकेट के अंदर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, -5 माइनस की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा +7। अब क्या हो गया हमारा, एक माइनस का हो गया एक प्लस का। जब भी हमारा एक माइनस का हो एक प्लस का हो तो क्या करते हैं हम, जोड़ते हैं घटाते हैं, घटाते हैं। ये याद रखना है, जब भी एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन, घटाना है। 2 तो क्या आएगा, 7 में से 5 गया 2 क्यों आया, क्योंकि प्लस का आएगा, प्लस की संख्या हमारी बड़ी है इसलिए प्लस का बचा है। लेकिन अगर माइनस की संख्या बड़ी होती, प्लस की छोटी होती, फिर माइनस का बचता। तो अब क्या बचेगा 2 प्लस का। तो क्या इसका अंतर 2 आ गया। अब इसी तरह से मैं अगर कहूं कि -10 वो 22 में कितना अंतर है, -10 वो 22 में कितना अंतर है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, अब बोलो। 22 में से किसको माइनस करना है, 10 तो माइनस लगाया, माइनस का 10 है तो माइनस के 10 को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। कितना आएगा ये 22 माइनस माइनस की मल्टीप्लाई +10। तो कितना आएगा 22 और 10 32। तो -10 और 22 में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है 32 का।